दोस्तों ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। शैलेश राठी जिन्होंने अपने जमाई की शान और शोहरत का वाकया सारे समाज में गाकर रखा था, आज वह रुद्र के सामने सिर झुका रहा है। उन्होंने रिश्ता सिर्फ चौहान परिवार की बराबरी को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए सोच में जोड़ा था, लेकिन आज वही उनके आगे झुक रहा है। यह उनके लिए काफी शौकीन था। शैलेश राठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में किसी ने उन्हें आसमान में उड़ान भरते हुए पंख दबोचकर सीधा नीचे जमीन में फेंक दिया। दूल्हा रुद्र को सिर झुकाकर काफी आदर से कहता है, सर आप यहाँ आए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रुद्र बिना किसी भाव के बस हल्का सा अपना सिर हिला देता है और अपने हाथों से जियान को कुछ इशारा करता है। जियान आगे बढ़ अपने हाथ में पकड़ा बुके उसे देता है। दूल्हा भी आदर के साथ उसे स्वीकार करता है और साथ में ही अपना सिर दोबारा झुकाकर रुद्र के पास बैठी आन्या को भी ग्रीट करता है। आन्या को यह काफी अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आता आखिर वह रिएक्ट कैसे करे, इसलिए वह बस हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। दूल्हा वापस मुड़कर स्टेज पर चला जाता है, लेकिन वहीं शैलेश राठी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। रुद्र के आगे सिर झुकाना उनके लिए हैरानी थी, लेकिन आन्या के आगे सिर झुकाना उसके लिए अपनी बेइज्जती की धज्जियां उड़ाने के बराबर थी। आखिर जिस लड़की को वह अपने सामने खड़े होने के लायक नहीं समझते थे, हमेशा खुद की बेटी के पीछे रखने की कोशिश करते थे, आज उनके होने वाले जमाई ने उसके आगे सिर झुकाया था। इसका मतलब साफ था कि अब आन्या का रुतबा उसकी बेटी के ऊपर रहेगा। उनकी बेटी तक को उसके आगे झुकना होगा। यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से में इस बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि सुजाता जी आगे बढ़ उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं शैलेश जी। शैलेश जी गुस्से में बुदबुदाते हुए कहते हैं, सैनी साहब से जवाब मांगने। आखिर जब उनका इतना रुतबा है तो वह इस रुद्र राय चौहान के आगे कैसे ऐसे झुक सकते हैं। मुझे जानना है आखिर उनकी औकात इनके आगे ऐसे कैसे हो सकती है। सुजाता जी शैलेश जी का गुस्सा देख तो एक पल के लिए डर सी गई, लेकिन उनकी बात सुनवा उन्हें समझाते हुए कहती हैं, आप पागल हो गए हैं। यह कोई वक्त है इन सवालों का, आपको पता है ना, अगर सैनी साहब को आपके सवाल से जरा भी ठेस पहुंची तो वह कहीं बारात वापस ना ले जाएं। यह हमारी बेटी और हमारी बची खुची इज्जत के लिए जरा भी गंवारा नहीं है। वह दोबारा बारात लौटने की बेइज्जती का मंजर नहीं सह सकते थे। वैसे भी दिव्यांका के मंडप से भागने के बाद उसकी पहली बेटी दिव्या के रिश्ते में काफी रुकावट आ चुकी थी, इसलिए वह अभी शांत ही रहना बेहतर समझ रहे थे। वहीं अपनी बेटी आन्या का रुतबा देखकर केवेंद्र जी और सारिका जी काफी खुश थे, लेकिन बेटी के इतने पास होकर भी उसे सीने से न लगाना उनकी मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। आन्या काफी हैरान थी यह सब देखकर। उसकी अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, क्योंकि वह इतना तो समझ गई कि उसे इतनी दूर यूं ही तो नहीं लाया होगा। वह बार बार उसके चेहरे को देख रही थी, जो भावहीन के साथ सा काफी शांत था, लेकिन उसकी आंखें अभी कुछ अलग ही बयान कर रही थी। उसकी शांति उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। आन्या यह सब देख काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। अब वक्त आगे का इंतजार करने के सिवा वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। स्टेज पर दूल्हा बैठ गया। सबकी नजर दूल्हे पर थी। सुजाता जी सारी औरतों के साथ मिलकर दूल्हे का स्वागत करती हैं। सब खुश थे। शैलेश राठी परेशान थे, लेकिन हालात के आगे काफी मजबूर थे। कुछ ही देर में दिव्या की एंट्री हुई। सबकी नज़र
उस पर टिक गई। आज दुल्हन के जोड़े में वह भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। आन्या गौर से सब देख रही थी। शादी वाले माहौल में आकर आन्या को खुद की शादी याद आ गई। कैसे वह ना खुशी ना खुद की मर्जी इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी। दिव्या जितनी अपनी शादी में खुश है और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, वहीं आन्या को यह सारे पल जीने तक का वक्त नहीं मिला। उसे तो यह तक याद नहीं कि वह कैसे पल भर में एक आम लड़की से मिसेज आन्या रुद्र राय चौहान बन गई। ऐसी ही बातें सोचते सोचते आन्या की आंखों में कुछ नमी सी चाह गई। आन्या जो दिव्या की खुशी देखने में बिजी अपने ख्यालों में खुद की शादी याद कर रही थी, वहीं रुद्र की नज़र सिर्फ आन्या पर ठहरी हुई थी। उसके चेहरे पर आते जाते खुशी दुख गम सारे भाव को देख रहा था। कहीं ना कहीं वह भी उसके अनकहे जज्बात समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर एक लड़की खुद की शादी के लिए कुछ ना कुछ सपने जरूर संजोती है, जो आन्या के इस मजबूरी के रिश्ते में कहीं अधूरे से रह गए। दिव्या अब तक स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़ी थी। दोनों के हाथ में वरमाला था। दिव्या काफी खुश दिखाई दे रही थी। पंडित के मंत्र उच्चारण के बीच दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। सबसे पहले दिव्या ने वरमाला दूल्हे को डाला। सब ने खुशी खुशी तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही दूल्हे की बारी आई, वह दिव्या के गले में डालने ही वाला था कि ग्लास फूटने की आवाज आती है। यह आवाज सुन सबकी नज़र उस ओर जाती है, जहां एक वेटर से गलती से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आन्या के पास गिरता है, जिससे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के छींटे उसके साड़ी में लग जाती हैं और साथ ही कांच का ग्लास उसके पाँव के पास फूट जाता है। आन्या डर कर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी आन्या को देखने लगता है। जियान आगे बढ़ चेक करता है। तब तक दूल्हा भी अपनी वरमाला छोड़कर आन्या के पास दौड़कर उसके पाँव के पास बैठ जाता है और चेक करते हुए कहता है, मैम आपको कहीं लगी तो नहीं। सैनी साहब खुद उनके पास आकर चेक करते हैं। शैलेश राठी को अब अपनी इज्जत तार तार होते नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी को सब स्टेज पर छोड़ खुद उसके होने वाला पति आन्या के पाँव में गिरा था। वह आगे बढ़ कुछ कहते उससे पहले ही सैनी साहब गुस्से में उन्हें देख कहते हैं, यह क्या तरीका है राठी साहब, आपने कैसा इंतजाम किया है? यही है आपकी शान और शौकत। देखिए हमारे इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट को आपकी लापरवाही से कष्ट पहुंचा। हमारी इज्जत आपकी वजह से उनके सामने छोटी पड़ गई। शैलेश राठी उनकी बात सुन दंग रह गए। तभी दूल्हा आगे बढ़कर गुस्से में शैलेश राठी को देख एक वार्निंग टोन में कहता है, जब आप हमारे आए हुए गेस्ट की आवभगत अच्छे से नहीं कर सकते, तो अब मुझे लगता है कि हमारे इस रिश्ते के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। दूल्हे की बात सुन सब हैरान हो गए, क्योंकि वह इनडायरेक्ट वे में रिश्ते को चुनौती दे रहा था। आन्या यह देख काफी घबरा गई। उसकी वजह से यह सब हो रहा था। वह आगे बढ़ कुछ कहने वाली थी कि रुद्र शांत लहजे में कहता है, रिवान शांत हो जाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते थोड़ी तोड़ते हैं। रुद्र की बात एक तरह की वार्निंग जैसी थी। वह इस वक्त सिवाय रिवान के किसी को कुछ समझ नहीं रहा था। रिवान रुद्र की बात सुन शैलेश राठी की तरफ देख काफी कड़क लहजे में कहता है, ठीक है सर, लेकिन एक शर्त पर कि आपको मैम से अपनी लापरवाही भरे इंतजाम के लिए माफी मांगना होगा। यह सुन तो शैलेश राठी का गुस्सा फूटने वाला था। वह मरना कबूल कर सकते हैं, लेकिन आन्या के आगे सिर झुकाना नहीं। वह गुस्से में आगे बढ़ते हैं कि सुजाता जी वापस से उनका हाथ पीछे से पकड़ उनके सिर को हिलाते हुए फिर खुद आगे बढ़ माहौल को शांत करने के लिए काफी नरम भाव से कहती हैं, देखिए मैं माफी मांगती हूँ। यह छोटी मोटी भूल चूक तो हर शादी में हो जाती है। इसे आप लोग कृपया अपने दिल पर ना लें। फिर आन्या की तरफ देख काफी प्यार से कहती हैं, बेटा आपको तो कहीं चोट नहीं लगी। भले ही शैलेश राठी ने आन्या के साथ कितना रूखा व्यवहार किया हो, लेकिन सुजाता जी
उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती थी, इसलिए अपनी मासी माँ की ममता से आन्या जल्दी से ना में सिर हिलाती है। सुजाता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर हम अब शादी की विधि आगे बढ़ाएं। सब शांत हो चुके थे, सब ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र वापस से अपनी जगह पर बैठ गया। वेटर ने वहाँ की सफाई कर दी जल्दी से, और टिश्यू से भी आन्या ने अपनी साड़ी साफ कर ली थी। रिवान भी वापस से स्टेज पर आ गया और वरमाला की विधि संपन्न हुई। लेकिन अब दिव्या का मूड बिल्कुल ही उतर चुका था। रिवान उनका बिहेव देख साफ उसे अपनी औकात पता चल रही थी। वह चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन उसे चौहान परिवार के आगे झुकना ही होगा। अब तो शैलेश राठी की कही गई अपने जमाई की शान सबके आगे छोटी पड़ते नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अब समाज में उनकी हंसी ठिठोली होने लगी थी, जिससे शैलेश राठी आग बबूला हो रहे थे। वहीं रुद्र मन ही मन शैलेश राठी को यूं घूर के देखा और साथ ही अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख मजबूर बने हुए एक अनकही जीत दर्शा रहा था। रुद्र अपने मन ही मन शैलेश राठी को देख कहता है, तुम्हें क्या लगा चौहान परिवार की इज्जत इतनी सस्ती है कि तुम जैसा जमीन का कीड़ा उसके साथ खेल सकेगा? अब मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे झूठे रुतबे, तुम्हारी हिम्मत को टुकड़ों में तोड़कर इतना सोच रुद्र के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। वह अपने सामने बैठे रिवान को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद रिवान एक नज़र घड़ी में देख सिर हिलाता है। रुद्र अपने हाथों की दो उंगली से जियान को कुछ इशारा करता है, जिसे भांप कर जियान वहां से चला जाता है। अब वरमाला का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए जाना था, लेकिन तभी वहां की लाइट अचानक गायब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एक सीधी फ्लैश लाइट की रोशनी रिवान के साइड बने पर्दे पर दिखाई देती है, जो सबको और भी ज्यादा हैरान कर देती है। और साथ ही उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल देती हैं। शैलेश राठी तो सामने देखकर उनके कदम ही डगमगा जाते हैं। सबकी नज़र वहां पर पर्दे में आती तस्वीरों से लेकर सीधा रिवान के बगल में खड़ी दिव्या पर जाती है। दिव्या खुद शौक के साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि पर्दे पर उसकी और एक लड़के की कुछ ना देखी जाने वाली तस्वीर थी, जो एक होटल रूम की थी। और साथ ही दिव्या काफी खुशी खुशी उस लड़के की बाहों में लिपटी थी, उसके साथ एंजॉय कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी और साथ ही रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रही थी। यह सब देख सबके होश ही उड़ गए। वहीं रिवान उन सारी तस्वीर को देख एक नज़र रुद्र को देख शैलेश राठी की तरफ इशारा करते हुए जीत भरी मुस्कान देता है। अब वहां लाइट आ चुकी थी। पूरे हॉल में सिर्फ दिव्या और राठी परिवार की जग हंसाई हो रही थी। शैलेश राठी, जो अपनी इज्जत रुतबा का बखान करते नहीं थकते थे, आज वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। रिवान लाइट ऑन होते ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर हैरानी भरे भाव लिए दिव्या को देख कहता है, यह सब क्या है दिव्या? तुम्हारे और उस लड़के के बीच? दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या बोले। वह जानती थी अब तो उसके पापा भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास रिवान के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिव्या को चुप देख रिवान गुस्से में लगभग चीखते हुए कहता है, आंसर मी, जब तुम्हें यह सब ही करना था तो मुझे शादी करने के लिए क्यों कहा? और तुम्हारे पापा? इतना बोल स्टेज के नीचे देखता है, जहां शैलेश राठी बिल्कुल शांत से सिर झुकाए खड़े थे। रिवान हंसते हुए जोर की ताली बजाते हुए कहता है, मिस्टर शैलेश राठी, जितनी इनकी औकात है उससे ज्यादा तो ऊंची इनकी नाक है। कितना अपने परिवार, अपनी बेटी की इज्जत का बखान किया करते थे। क्या हुआ? अब आपकी बेटी तो कितनी संस्कारी है, आज मैंने वह भी देख लिया। अपने पैसे और रुतबे का घमंड चूर होने से थोड़ा फुर्सत मिले तब ना अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते। एक तो किसी की पत्नी बनने के पहले ही भाग गई और दूसरी तो किसी की पत्नी बनने के लायक ही नहीं है।
रिवान की बातें आज शैलेश राठी को चूर चूर कर रही थी। उन्हें आज से पहले इतनी शर्म नहीं महसूस हुई। जब दिव्यांका मंडप छोड़ फरार हो गई, उन्होंने दिव्यांका का सारा इल्जाम आन्या पर लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था और समाज में अपनी बेटी को सही साबित करने के लिए आन्या की इज्जत को तार तार कर दिया था। उन्होंने यह तक कह दिया था कि आन्या ने रुद्र से शादी करने के लिए खुद की इज्जत तक का सौदा कर दिया था और साथ ही चौहान परिवार की शान को कम बताकर दिग्विजय जी चौहान की भी समाज में बुराई की थी। उन्होंने यह तक कहा कि चौहान परिवार उनसे रिश्ता जोड़ने के लायक तक नहीं है। काफ़ी सारी गलत न्यूज़ फैलानी चाहिए, लेकिन रुद्र के रुतबे के कारण उनकी एक भी दाल नहीं गली। इसलिए उन्होंने ठान लिया था अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करेंगे जो चौहान परिवार से भी ऊंचा हो। अब उन्हें क्या पता कि जमीन में रहने वाले कीड़ों को बाज और कौवे की आसमान में भरी उड़ान का आकलन लगाना मुश्किल होता है, या यूं कहें कि बाज जानबूझकर कौवे को अपने से नीचे दिखाए ताकि शिकार आसानी से जाल में फंस जाए, जो अब हो चुका है। शैलेश राठी अब तक चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। इस वक्त उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजाता जी तो वहीं चेयर पर अपना सिर पकड़ बैठी थी। उन्हें तो यह सब देख जैसे सदमा सा लग गया था। उनकी हलक से जैसे एक शब्द तक नहीं फूटे, सिवाय आंखों से शांत आंसू छलक कर निकल रहे थे। सब कुछ शांत देख सैनी साहब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से। ऐसे परिवार में हम रिश्ता जोड़कर अपना ही मान मिट्टी में मिला सकते हैं। इतना बोल सैनी साहब अपने कदम आगे बढ़ाते हैं कि शैलेश राठी को जैसे होश आता है। अगर आज यह बारात चली गई तो सच में समाज में आंख उठाकर जी नहीं पाएंगे, चाहे उनके पास कितना पैसा हो। शैलेश राठी आगे बढ़ सैनी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं सैनी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम मिलकर बात करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिव्या ऐसी नहीं है, वह ऐसा काम नहीं कर सकती। आप मेरी बात तो सुनो। अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए देख सैनी साहब एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ भाई, आपकी बेटी ही तो इस दुनिया में सबसे सीधी। एक गलत हमारा नजरिया है। अपनी होने वाली बहू को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमें माफ करें, हम इतने मॉडल नहीं हैं। यह सब आपके खानदान का चाल चलन है, हमारा नहीं। इतना बोल वह जैसे आगे बढ़ने को हुए कि शैलेश राठी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सैनी साहब, ऐसा ना करें। आप ऐसे बारात वापस ले जाएंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके यह कहने पर सैनी साहब हंसते हुए कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं राठी साहब, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं। फिर उनके आसपास इशारा करते हुए कहते हैं, जो अब बची ही नहीं। हमें रोकने से अच्छा है कि आप अपने मॉडर्न बेटी की शादी अपने जैसे मॉडर्न परिवार में करें। हम जैसे इज्जतदार लोगों को माफ करें। हम आपके लायक नहीं हैं। इतना बोल वो रिवान की तरफ देख कड़क लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से। शैलेश राठी काफी घबरा जाते हैं। वह रिवान के आगे हाथ जोड़कर लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहते हैं, रिवान बेटा, आप तो मेरी बात सुनो। मेरी दिव्या वैसी नहीं है। एक बार तो मेरी बात सुनो। उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। रिवान को रुकता देख सैनी साहब गुस्से में कहते हैं, रिवान, मैंने कहा चलो यहाँ से। रिवान भी अपने पिता की बात मानकर शैलेश राठी को एक घिन भरी नजर से देख वहां से जाते हुए अपने गले की माला तोड़ वहां से चला जाता है। यह सारा तमाशा आज शैलेश राठी को काफी महंगा पड़ा। उनकी इज्जत, शान, रुतबा एक पल में ही तबाह हो गई। वहीं रुद्र सारे तमाशे को एंजॉय कर रहा था। शैलेश राठी की बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख उसे काफी मजा आ रहा था। आन्या तो अब तक शौक थी। उसका ध्यान तो बार बार सुजाता जी की हालत पर जा रहा था। उससे उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर आन्या का उनसे दिल का रिश्ता जो था, वह जाना तो चाहती थी उनके पास, लेकिन रुद्र ने अब तक उसका हाथ थाम रखा था। रिवान के परिवार के जाने के बाद रुद्र भी शान से खड़ा होता है और आन्या का हाथ कसकर पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाते जाते शैलेश राठी के बगल में रुक काफी धीमी आवाज में कहता है,
जंगल में अपना छोटा सा झुंड बनाने से कोई शेर की ताकत को नहीं ललकारता। शेर अकेला ही गीदड़ के 100 झुंड के बराबर होता है। अगर ट्रेलर से भी जी नहीं भरा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। इतना बोल रुद्र वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने शान के साथ निकल जाता है। अन्य अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से वह मजबूर रह गई। लेकिन जाते जाते रुद्र की कही बात शैलेश राठी के गुस्से को हवा दे गई। वह समझ गया कि हो न हो इन सब में रुद्र ही था। वह गुस्से में जैसे बावले हो गए, अपने आसपास की चीजों को नष्ट करते हुए चिल्लाते हैं, रुद्र राय चौहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से मारूंगा। शैलेश राठी का यह रूप देख सब हैरान थे। बाहर के गेस्ट तो तमाशे का मजा लेकर जा चुके थे, लेकिन शैलेश राठी जैसे आज बेकाबू हो चुके थे। आन्या रुद्र वापस होटल आ चुके थे। पूरे रास्ते आन्या गुमसुम सी बैठी रही। उसने एक बार भी रुद्र को आंख उठाकर नहीं देखा और होटल वापस आने पर भी आन्या सीधा वॉशरूम में चली गई। रुद्र भी बिना ज्यादा ध्यान दिए चुपचाप दूसरे बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। लेकिन वह जब वापस आता है तो वह आन्या को बेड पर लेटा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह आन्या को कुछ कहता उससे पहले ही रूम का बेल बजता है और रुद्र जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक वेटर खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था। रुद्र उसे अंदर आने का इशारा करता है। वेटर खाना रख कर वापस चला जाता है। रुद्र एक नज़र खाने को देख वापस से आन्या के पास जाता है। उन दोनों ने अब तक डिनर नहीं किया था, इसलिए वह आन्या को बुलाने लगा। लेकिन आन्या अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर चुपचाप लेटी हुई थी। आन्या को ऐसे शांत देख रुद्र सोच में पड़ गया। वह उसके पास जाकर सबसे पहले उसकी तरफ की लाइट ऑन करता है और धीरे से कहता है, उठो, खाना आ गया, चलकर खाना खा लो। आन्या ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर वैसे ही लेटी रहती है। रुद्र जानता था कि आन्या सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, इसलिए वह फिर से उसे टोकते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं, उठो खाना खा लो। रुद्र का इतना बोलना था कि आन्या का जैसे सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुस्से में अपनी आंख खोल रुद्र को देखती है, कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने आपके साथ ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मुझे आपके कहने पर ही खाना खाना होगा, आपकी मर्जी से चलना होगा, आपकी मर्जी से सोना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर ना करें। मैं जैसे आपकी टर्म एंड कंडीशन मान रही हूँ, आपके कहने के मुताबिक अपने पेरेंट्स के सामने होकर भी दूर रही, तो अब आप मेरे पर्सनल लाइफ को कंट्रोल ना करें। मुझे खाना होगा, मैं खा लूँगी, सोना होगा, सो जाऊँगी। आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। इतना बोलते बोलते आन्या की आंखों से आंसू छलक आए। आन्या वापस से लाइट ऑफ कर सो जाती है। वह रुद्र से काफ़ी खफा थी इसलिए, लेकिन उसके पास वह हक नहीं था जो वह चाहता। उसका दिल कर रहा था कि वह रुद्र के कॉलर पकड़कर पूछे, आखिर क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है। वह ना पत्नी बना रहा है, ना प्यार दे रहा है, और अब तो पेरेंट्स से भी बेटी होने तक का हक छीन लिया। हक नहीं दे सकता तो हक क्यों छीन रहा है। आन्या के दिल में टीस बनती थी। वह बयां नहीं कर सकती। वह फीलिंग जब उसने अपने माता पिता की आंखों में देखी थी, उसे लगा कि रुद्र को जो प्यार ना मिला वह उसकी कदर करेगा, लेकिन यहाँ तो रुद्र उसे कदर की जगह तोड़ रहा है। रुद्र आन्या की बात सुन काफी हर्ट फील कर रहा था। उसे आज आन्या के लहजे में एक नाराजगी दिखाई दे रही थी जो उसे काफी खल रही थी। रुद्र ने भी खाना नहीं खाया और सीधा बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कस लेने लगा। बाहर जितनी शांति थी उसके अंदर उतनी ही उथल पुथल। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। ऐसे ही सोच सोच में वह कब पूरा पैकेट सिगरेट का पी लिया उसे कुछ खबर ही नहीं। वह अपनी सोच में ही गुम वापस कमरे में आ जाता है। उसकी नज़र बेड के साइड में सिकुड़ कर सो रही आन्या पर जाती है। उसके हाथ बढ़ते हुए रुक जाते हैं। वह अपनी फीलिंग्स को बयां ही नहीं कर पा रहा था। वह भी आन्या के बगल में आकर लेट जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आन्या की यह नाराजगी देख वह आज जीत कर भी जैसे हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज से पहले जब वो किसी को अपने सामने तोड़ता था
तो उसे काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन आज वह जीत कर भी बेचैन था। शायद इसलिए कि अब उसकी लाइफ में आन्या उसकी हर चाहत से ज़्यादा मायने रखती थी। कुछ पल में उसकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन जब आधी रात को वह अपना हाथ नींद में टटोलता है तो उसे आन्या का एहसास नहीं होता। यह देख रुद्र की नींद अचानक उचक जाती है। वह हड़बड़ाते हुए कमरे की लाइट जलाकर इधर-उधर देखता है, तभी उसे आन्या सामने सोफे पर अलग ज़मीन पर बैठे दिखाई देती है। रुद्र जल्दी से उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर आन्या के सिर को प्यार से सहलाता है। आन्या अब तक सो चुकी थी, इसलिए रुद्र आन्या को अपनी बाहों में ध्यान से उठाकर बेड पर लेटा देता है। रुद्र साइड में लैंप की हल्की रोशनी में आन्या का वह मासूम चेहरा देख रहा था, जो आंसू से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें बन चुकी थी, जो रुद्र के दिल को छलनी कर रही थी। रुद्र यह देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह प्यार से अपनी उंगलियों से आन्या के आंखों के आंसू साफ करता है। तभी उसकी नज़र आन्या के हाथ में पकड़े मोबाइल पर जाती है और रुद्र जब उस मोबाइल को हटा कर देखता है तो उसमें आन्या के पेरेंट्स की तस्वीर थी उसके साथ। यह देख रुद्र को आज पहली बार अपने किए का पछतावा होता है। वह फ़ोन टेबल पर रख प्यार से आन्या का माथा चूम काफ़ी प्यार से कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाया है, लेकिन अब मैं जानता हूँ तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रुद्र भी आन्या के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है, अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी और मुझे पता है तुम्हारी खुशी किसमें है। आन्या नींद में ही एहसास को फील कर काफ़ी सुकून महसूस करते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी आन्या को अपनी बाहों में समेट लेता है। सुबह का वक्त आन्या आज काफ़ी लेट सोकर उठती है। वह नींद में ही एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन अगले पल कल की सारी बात याद आती है, जिससे उसकी मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। वह बेड पर बैठी अपने आसपास देखती है। रुद्र उसे नहीं दिखता। आन्या एक ठंडी आह भरते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और कुछ ही पलों में नहाकर वापस आती है। वह अपने गीले बाल सुखाते हुए कमरे के बाहर आती है तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे रुद्र पर जाती है, जो काफ़ी सीरियस होकर अपने कामों में लगा हुआ था। आन्या उसे देखकर भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ पानी की बोतल लेकर पानी पीती है। रुद्र की नज़र आन्या पर जाती है। रुद्र अपना लैपटॉप साइड में रख आन्या के पास आता है। रुद्र को खुद के करीब आता देख वापस से वहां जाने को मुड़ती है कि रुद्र उसका हाथ थाम रोकते हुए कहता है, पानी की जगह या जूस पी लो और फिर तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इतना बोल रुद्र आन्या के हाथ में जूस का गिलास देता है। आन्या रुद्र को देख काफ़ी बेरुखी से कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ, लोगों की इज्जत का जनाजा देखने। आन्या की बात कल की ओर इशारा कर रही थी। रुद्र आन्या की बात को छोड़ देता है। उसका यूं नाराजगी जताना रुद्र को काफी भा गया और झटके से आन्या को अपनी तरफ खींच कर कहता है, हम जनाजा देखने नहीं जा रहे हैं, एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। इतना बोल रुद्र प्यार से आन्या के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहता है, अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे इन लॉ को यह ना लगे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखता। सिर्फ हाफ एन आवर है तुम्हारे पास और टाइम। इतना बोल रुद्र एक बार आन्या के गालों को अपने अंगूठे से हल्का सहलाते हुए वहां से चला जाता है और आन्या अब भी बुद्ध बनी खड़ी रह जाती है। रुद्र के जाने के बाद भी आन्या अपनी ही सोच में थी। उसका दिमाग उसकी बात पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं दे रहा था। कुछ पल ऐसे ही कशमकश से घिरे रहने के बाद आन्या वापस कमरे में आती है और अपना वार्डरोब खोल उसमें से एक हल्की गुलाबी नेट की साड़ी निकालती है।
आन्या कुछ ही पल में तैयार हो जाती है। आज उसने उस साड़ी के साथ मोतियों का काफी खूबसूरत हार पहना था, जिसके साइड में छोटे छोटे डायमंड थे। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था। बिल्कुल सादगी से थी, लेकिन उसकी चमक और नूर उसे काफी प्यारा बना रहा था। आन्या खुद को मिरर में निहार रही थी कि तभी उसके कमरे का बेल बजा। आन्या जल्दी से डोर खोलती है। सामने जियान को देख इशारे में पूछती है। जियान सिर झुकाकर काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम सर आपका नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आपको चलने को कहा है। आन्या भी जियान को देख कहती है, रुको 1 मिनट में मैं आती हूँ। आन्या जाकर अपना पर्स और मोबाइल लेती है और जल्दी से जियान के साथ नीचे आती है। सामने ही रुद्र की कार थी। जियान रिस्पेक्टफुली आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलता है। आन्या अंदर बैठ जाती है। आन्या के बगल में ही रुद्र ऑलरेडी बैठा था और अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने एक नज़र आन्या को देखा तक नहीं। आन्या रुद्र को इग्नोर कर विंडो से बाहर देखने लगती है। रुद्र अब भी अपने कामों में लगा था। आन्या अपने शहर को देखने में खो गई। करीब आधा घंटे में रुद्र की नज़र आन्या पर जाती है, जो बाहर देखने में मगन थी। आज भी आन्या की खूबसूरती रुद्र के दिल को धड़कने के लिए काफ़ी थी। खूबसूरत तो वह हर रूप में लगती थी, लेकिन उसकी सादगी ही रुद्र को हर बार मोह लेती थी। वह सुकून से बस उसे देखते रहा। तभी कुछ पलों में कार एक घर के आगे रुकती है। इस घर को देख आन्या हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने माँ पापा के घर के सामने खड़ी है। रुद्र उसे उसकी मम्मी पापा से मिलाने लेकर आया है। उसे अब तक इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने सामने उस घर को देखा तो आन्या के आंखों में चमक आ जाती है। आन्या जल्दी से रुद्र की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है। रुद्र बस अपनी पलकें झपका देता है। आन्या इतनी खुश हो जाती है कि वह आगे बढ़कर रुद्र को कसकर हग करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आन्या के ऐसे हग करने पर रुद्र को एक पल के लिए जैसे एक झटका सा लगता है, लेकिन आन्या के यह मीठे एहसास में वह खुद भी डूबने की चाह रखता था। पर वह जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि आन्या उससे अलग होकर खुशी में जल्दी से कार से निकल जाती है और बिना रुद्र का इंतजार किए घर के अंदर जाने लगती है। रुद्र, जिसका हाथ अब तक हवा में था, उसका तो अब पूरा मूड ही खराब हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं अब इस बात की चुभन होने लगती है कि आन्या के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हैं। यह सोच उसके अंदर जलन की भावना भर देती है। वह जल्दी से गुस्से में कार से निकलता है और आन्या के पीछे जाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड भी रुद्र के पीछे आने लगते हैं, तो रुद्र अपनी उंगलियों के इशारे से सबको मना कर देता है और जियान के साथ अंदर जाता है। आन्या अपनी खुशी में मगन जल्दी से अंदर जाती है और हाल में अपने मम्मी पापा को बैठे देख खुशी से भागते हुए आवाज लगाती है, मम्मी पापा। अपनी गुड़िया की आवाज सुन के केवेंद्र जी और सारिका जी सामने देखते हैं और दरवाजे पर आन्या को देख काफी हैरान रह जाते हैं। आन्या भागते हुए केवेंद्र के सीने से लग जाती है। केवेंद्र जी भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर काफी सुकून पा रहे थे। केवेंद्र की आंखों में नमी थी, लेकिन अब भी उनके दिल में एक अजीब सा डर था। आन्या को यहाँ देखकर वह जल्दी से आन्या को अलग कर उससे पूछते हुए कहते हैं, बेटा आप यहाँ कैसे? आप ठीक है ना? और दामाद जी को खबर है आने की? आन्या केवेंद्र जी की आंखों में एक अनजान सा डर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओहो पापा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वह खुद लेकर आए हैं। इतना बोल आन्या पीछे देखती है, जहाँ से रुद्र अंदर आ रहा था। केवेंद्र जी रुद्र को वहां देख हैरानी के साथ काफी परेशान हो गए, क्योंकि यह घर उनका नहीं शैलेश राठी का था। कल के तमाशे की आग अब तक शांत नहीं हुई थी और रुद्र उस आग को जैसे फैलाने को वहां आ गया था। घर में अब भी कुछ मेहमान थे। शैलेश राठी के और कुछ मेहमान कल शादी से ही चले गए थे। केवेंद्र जी भी जाना चाहते थे, लेकिन सुजाता जी की तबीयत खराब होने की वजह से सारिका जी और केवेंद्र जी को रुकना पड़ा।
केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़ रुद्र के सामने अपना हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। रुद्र बिना किसी भाव के बस हाँ में सिर हिला देता है और शांति से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे जियान अपने बॉस के रिस्पेक्ट में खड़ा रहता है। रुद्र का बिहेवियर उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंजर था, लेकिन आन्या के लिए फैमिलियर था, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए सारिका जी के गले लग उनसे मिलती हैं। केवेंद्र जी और सारिका जी रुद्र के आओ भगत में लग गए। घर उनका नहीं था, लेकिन दामाद तो उनका था, और आज पहली बार उनका दामाद उनके सामने था, तो खातिरदारी तो बनती थी। आन्या अपने मम्मी पापा की खातिरदारी में लगे खुद को इग्नोर होता देख मुंह फुलाते हुए कहती है, क्या माँ, इतने महीने बाद मिल रही हूँ मुझसे, लेकिन प्यार से दो शब्द बोलने की जगह आप खातिरदारी में लगी हो। सारिका जी आन्या की बात सुन प्यार से उसका गाल छूते हुए कहती हैं, तू तो मेरी लाडो है, तुम्हें कभी इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन बेटी की शादी के बाद बेटी से ज़्यादा दामाद अनमोल हो जाता है, और उसकी आवभगत में कमी रह जाए तो जैसे भगवान की सेवा में जैसे भूल हो जाए। आन्या मुंह बनाते हुए कहती है, क्या माँ, सारे रूल्स दामाद के लिए, बेटी के लिए कुछ भी नहीं। फिर सारिका जी से लिपट कर कहती है, मुझे भी तो अपनी माँ के गोद में सिर रखकर अपनी कितनी सारी बातें करनी हैं। वह अब मैं किससे कहूँ। आन्या की यह सारी प्यारी प्यारी शिकायत सुन केवेंद्र जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख सारिका जी से कहते हैं, आप जाएं बेटी को अंदर लेकर और जी भरकर इसकी मुराद सुने। मैं हूँ यहाँ दामाद जी की खातिर के लिए। केवेंद्र जी की बात से खुश होकर उनके गले लगकर कहती है, पापा इज द बेस्ट। फिर सारिका जी की तरफ चिढ़ाते हुए कहती है, देखा कोई है यहाँ अब भी जिसके लिए उसकी बेटी की ख्वाहिश उसके दामाद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आन्या की बात सुन सारिका जी एक नज़र आन्या को घूर कर फिर चिंता भरे स्वर में देवेंद्र जी से कहती हैं, लेकिन दामाद जी, सारिका जी की चिंता की वजह अच्छे से समझ रहे थे केवेंद्र जी, इसलिए वह उनके कहने से पहले ही रोकते हुए कहते हैं, वह सब मैं देख लूँगा, जाएं माँ बेटी कुछ गप्पे लड़ाएं। इतना बोलकर भेज दिया। आंखों ही आंखों में सारिका जी को चुप रहने और सब ठीक होगा इसका इशारा कर उन्हें भेजते हुए और खुद रुद्र के पास आ जाते हैं। वह मन ही मन भगवान से दुआ मांग रहे थे। उन्हें पता था घर का क्या माहौल है और रुद्र के आने से क्या हो सकता है। आन्या के सुजाता जी से मिलने के बारे में कहने पर बात टालते हुए सारिका जी कहती हैं, नहीं बेटा, आप बाद में दीदी से मिल लेना, अभी वह सो रही हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आन्या समझ रही थी कि सारिका जी जानबूझकर यह कह रही थी ताकि वह सुजाता जी के सामने ना जाए और उनके कल के हर जख्म और ना कुरेदे, इसलिए आन्या ने भी कुछ नहीं कहा। कमरे में आते ही सारिका जी बेड पर बैठ गई तो आन्या अपना सिर उनके गोद में रख काफी प्यार से कहती है, आई मिस यू माँ। सारिका जी भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, आई आल्सो मिस यू बेटा। फिर सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं, तुम खुश हो? जानती हूँ यह शादी उस हालात में नहीं हुई जैसी हमने तुम्हारे लिए सोची थी, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है बेटा कि तुम उस राक्षस के चंगुल से बच गई। दामाद जी जैसे भी हों, लेकिन उस शैतान के जैसे नहीं हैं। सारिका जी की बात सुन आन्या को कुछ जैसे याद आता है। वह झट से उनकी गोद से उठकर उनके पास बैठते हुए कहती है, माँ सच बताना, क्या उस राक्षस ने आप लोगों को मेरे गायब होने पर परेशान तो नहीं किया? आन्या का सवाल सुन सारिका जी जैसे उससे नजर चुराने लगी। आन्या इस बात को मिस कर जल्दी से उनका हाथ अपने सिर पर रख कहती है, आपको मेरी कसम, मैं सच बताना। आन्या की कसम सुन सारिका जी कुछ कमजोर पड़ गई, इसलिए वह नम आंखों से आन्या का गाल छूकर ममता से कहती हैं, मैं और तेरे पापा हर परेशानी खुशी खुशी झेल सकते हैं, अगर उसके पीछे तेरी खुशी और तेरी सुरक्षा छुपी हो। मैं भगवान की लाख शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत में उस राक्षस भेड़ियों की जगह दामाद जी के पवित्र बंधन में बांधा। मेरी लाडो तू खुश है?
वहाँ सब ठीक है। अपनी माँ की बात सुन आन्या नम आंखों से उनका हाथ अपने दोनों हाथ में रखते हुए विश्वास के साथ कहती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है वहाँ घर में सब मुझे कितना मानते हैं। अगर मुझे एक छोटी सी सुई भी चुभे तो दर्द वहाँ मुझसे ज़्यादा सबको होता है। सब मेरी इतनी फिक्र करते हैं कि मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं वहाँ बहू हूँ कि बेटी। दादाजी तो मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं। डैड वह भी मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। और रेहान और तविश तो मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। आन्या की बातें सुन सारिका जी का मन खुशी से भर गया। आखिर वह अगर दिया के उजाले में ढूंढती तो कभी भी अपनी बेटी के लिए इतनी खुशियां नहीं बटोर पाती। उन्होंने सब कुछ सुन अचानक ही पूछती हैं, और दामाद जी खुश तो है ना? उनके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? दामाद जी के साथ? अपनी माँ के रुद्र के बारे में पूछने पर आन्या जैसे चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि जिस रिश्ते के बारे में उसकी माँ पूछ रही थी वह तो अब तक बना ही नहीं। वह क्या कहे? रुद्र ने तो उस रिश्ते को अब तक अपनाया नहीं। वह बहू, भाभी, बेटी सब तो बन गई, लेकिन पत्नी नहीं बनी। रुद्र ने तो उसे वह हक अब तक नहीं दिया, और तो और रुद्र तो उसके समझ से भी परे है। आन्या को ऐसे खामोश देख सारिका जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम नहीं बताओगी, लेकिन मुझे पता चल गया। मैंने और तुम्हारे पापा ने कल देख लिया कि दामाद जी चाहे सामने से कितना भी कड़क हो, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल कैसे कितने प्यार से तुम्हारे आंसू साफ कर रहे थे, और आज तुम्हारी खुशी के लिए वह अपनी कही बात को नकार कर तुम्हें यहाँ लाए हमसे मिलाने। लाख बुरे सही, लेकिन तुम्हारे लिए वह हर खुशी देने के काबिल हैं। उनकी आंखें यह साफ बयां करती हैं कि उनके दिल में बसने लगी हो तुम, और इस बात से मुझे काफी खुशी है। इतना बोलते बोलते सारिका जी आन्या को अपने सीने से लगा लेती हैं। आन्या जो उनकी बात सुन सोच में पड़ जाती है कि उसकी माँ जो कह रही है कहीं वह सच तो नहीं। उसके दिमाग में लाख सवाल थे, लेकिन अपनी माँ के आंखों में खुशी और बातों में विश्वास के साथ होठों की मुस्कान देख आन्या कुछ कह नहीं पाई। वह बात बदलते हुए कहती है, माँ यह सब छोड़ो, यह बताओ साहिल कब आ रहा है? साहिल आन्या का छोटा भाई, पढ़ाई के सिलसिले में वह दूसरे शहर में रहता है। सारिका जी एक ठंडी आह भरते हुए कहती हैं, तुम तो जानती हो बेटा, यह लड़का तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनता। आने को कहा तो यह कहकर टाल देता है, जब तक उसकी दीदू घर नहीं आएगी वह नहीं आएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ लड़के से। आन्या सारिका जी की बात सुन हंसते हुए कहती है, क्या माँ आप बहुत दल बदलू हो? मेरे सामने बेटे की बुराई और बेटे के सामने उसकी बुराई सब समझती हूँ। दोनों माँ बेटी अपनी बातों में लग जाती हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही एक दूर का आन्या का कजिन हड़बड़ाते हुए कमरे में आते हुए कहता है, आन्या दी जीजू। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था, वह काफी घबराया हुआ था। आन्या उसकी परेशानी देख चिंता से पूछती है, क्या हुआ वानी, सब ठीक है? वानी घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं दी, वह जीजू, आप जल्दी चलो मेरे साथ। इतना बोल वानी आन्या का हाथ पकड़ उसे नीचे ले आता है। आन्या और सारिका जी काफी घबरा गई थी। वो दोनों जैसे नीचे आती हैं और वहां का माहौल देखती हैं तो शौक हो जाती हैं। आखिर क्या हुआ है रुद्र के साथ, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।